करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य क्लासेस में। तो किसी भाई की कमेंट आई थी कि सर आप मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स ऑफ पीजी को पढ़ाइए सर। तो आज तक तो मैंने कभी 11th-12th या ग्रेजुएशन का कोई भी टॉपिक को कभी पढ़ाया नहीं, बट ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं इतने बड़े क्लास को पढ़ाने जा रहा हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि हर छोटी से छोटी चीज़ को पूरे अच्छे तरीके से समझाऊँ। अगर मेरे से कोई गलती हो जाती है तो छोटा भाई समझ के माफ़ कीजिएगा, बट अगर आपको वीडियो अच्छे तरीके से समझना है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। मैं कोशिश करूँगा कि हर छोटी से छोटी चीज़ को अपना पूरा एफर्ट देके आपको समझाऊँ। तो आइए बनते हैं वीडियो में लास्ट तक। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो सेट थ्योरी होने वाला है, क्योंकि मैं क्वेश्चन पेपर जब देखा तो उसमें सेट थ्योरी से काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं और हो सकता है कि इन फ्यूचर आने की प्रोबेबिलिटी हो। आइए समझते हैं सेट थ्योरी के बारे में। तो सबसे पहले सेट थ्योरी, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सेट होता क्या है। तो सेट कुछ होता नहीं, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डाटा, बोल सकते हैं सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डाटा। वेल डिफाइंड डाटा कहने का मतलब है कि जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में बहुत सारे लड़के पढ़ते हैं, तो ये एक कलेक्शन हो गया, बहुत सारे लड़के एक कलेक्शन हो गया। लेकिन यही इसी चीज़ को अगर हम बोलेंगे कि हमारे कॉलेज में वैसे लड़के जो 170 से ऊपर और 170 से नीचे हैं, 170 सेंटीमीटर से जिनका हाइट ऊपर और 170 सेंटीमीटर से जिनका हाइट नीचे है, तो फर्दर ये लोग कैटेगराइज हो जाएंगे। तो इस चीज़ को जब हम कैटेगराइज करेंगे तो ये वेल डिफाइंड डाटा बन जाएगा कि हाँ 170 से ऊपर वाले इतने हैं और 170 से नीचे वाले इतने हैं, तो ये एक प्रॉपर सेट हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो इस रिप्रेजेंटेशन में भी दो टाइप का होता है सर, एक को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, एक को बोलते हैं सर सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है सर, मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं, राइट ऑल द इवन नंबर्स लेस देन 7। तो हम कैसे लिखेंगे सर, ऑल द इवन नंबर लेस देन 7 लिखेंगे a इज इक्वल टू 2 4 6, ये तो लेस देन 7 हो गया। तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म में, बट इसी चीज को अगर हम लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में तो लिखेंगे x such that x belongs to even number less than 7। तो ये स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा जाता है सेट बिल्डर फॉर्म, और रोस्टर फॉर्म ऐसे लिखा जाता है। तो आई होप कि आपको चीजें यहाँ तक समझ में आई होंगी। हम लोग यहाँ पे बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सेट। तो सबसे पहला सेट पढ़ेंगे सर सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है सर, वैसा सेट जिसका एलिमेंट 1 है। 1 नहीं मतलब एक एलिमेंट है, यहाँ पे कुछ भी 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, पर नंबर ऑफ एलिमेंट 1 होना चाहिए। दूसरा पढ़ेंगे सर इक्वल सेट। इसमें क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट in every set will be equal, यानी का मतलब है कि a 1 2 3, b a b c। तो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे a b c दोनों में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो सेम है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। तो ये हो गया आपका इक्वल सेट। ठीक, अब पढ़ेंगे हम लोग इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है सर, इक्विवेलेंट सेट, इसमें क्या होगा सर, नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं, यहाँ पे एलिमेंट ही सेम होगा। इसमें तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम था, बट यहाँ पे एलिमेंट ही सेम होगा। जैसे a 1 2 3, तो b में भी 1 2 3 ये होगा।
क्यों? यहाँ पे नंबर ऑफ सेट भी इक्वल होता है और जो सेट में एलिमेंट है वो भी इक्वल होता है, तो ये हो गया आपका इक्विवेलेंट सेट। फोर्थ है वो है आपका सबसेट। सबसेट होता क्या है सर? सबसे पहले चीज हम ये याद रखें कि एवरेज सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है। जैसे मान लीजिए ए 1 2 3 4 5 6 है, बी आपका 2 4 6 है, तो बी सबसेट ऑफ ए होगा। ये जो है ये सबसेट का साइन है, ठीक। तो बी सबसेट ऑफ ए होगा। क्यों सर? बी के सारे एलिमेंट ए में आते हैं, बी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट है, इसलिए बी सबसेट ऑफ ए होगा, ठीक। या तो कोई दिक्कत? अब एक छोटा सा चीज ये होता है 5, ये भी एक सेट होता है, बशर्ते इसमें एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होते, इसको बोलते हैं हम लोग एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट 5 जो है, 5 एक सेट होता है सर, बट इसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसको हम लोग एम्प्टी सेट करते हैं। आई होप कि आपको चीजें इतने समझ में आए होंगे। बढ़ते हैं, पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेशंस ऑफ सेट। ऑपरेशंस ऑफ सेट में हम सबसे पहले पढ़ेंगे सर यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, ऑफसेट और सिमेट्रिक डिफरेंस। तो यूनियन क्या होता है सर? यूनियन होता है कि आपका ए सेट में जितने भी एलिमेंट है, बी सेट में भी जितने भी एलिमेंट, सबको मिला करके यूनियन में होता है। बस एक कंडीशन होता है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट ना करे। देखते सर, ए में जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है। बी में आपका कितना है, देखो बी में आपका 2 5 7, हाँ 2 5 7 2 5 6 7। अब ए यूनियन बी क्या हो गया सर? वैसा एलिमेंट जो ए और बी दोनों को मिला के लिखिए, बट रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। यहाँ ए 1 है 2 है तो 2 को एक टाइम देंगे, 2 3 4 5 6 7, ये हो गया आपका यूनियन सर। दोनों का एलिमेंट लिखना है बट रिपीटेशन अलाउड नहीं है। दूसरा आ जाता है आपका सर इंटरसेक्शन। सॉरी, उससे पहले हम आपको ये बताएंगे कि वेन डायग्राम जो होता है, वेन डायग्राम, यूनियन का जो वेन डायग्राम होता है वो आपका कुछ इस तरीके से होता है। ये हो गया आपका वेन डायग्राम। इसमें आपको ए के एलिमेंट भी, बी के एलिमेंट भी, यहाँ पे यू लिखना है। यू मतलब यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट वैसा सेट होता है जिसमें सारे एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं जो कि फर्दर डिस्कस किए जाने वाले हैं। तो ए में यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दोनों का एलिमेंट लेते हैं, तो चुप से दोनों को घेर देंगे, चुप से दोनों को घेर देंगे। ये हो गया आपका सर वेन डायग्राम ऑफ यूनियन। अब दूसरा होता है सर आपका इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन, यूनियन खत्म, दूसरा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन में क्या होता है सर? इस उल्टा यू हो जाता है, उल्टा यू। मान लीजिए आपका ए में, मान लीजिए आपका ए में 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, बी में आपका सर 2 5 6 7 एलिमेंट है। तो ए यूनियन सॉरी इंटरसेक्शन बी, दोनों में क्या 2 कॉमन है, 5 कॉमन है, तो 2 और 5, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। अब इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा सर? इसका वेन डायग्राम, ये ए ये बी, यहाँ पे आपका यू, जो इंटरसेक्ट कर रहे दोनों में जो एलिमेंट आ रहा है, तो दोनों में जो एलिमेंट कौन पार्ट आ रहा है, ये। तो ये हो गया आपका इंटरसेक्शन ऑफ द वेन डायग्राम ए और बी का। अब तीसरा होता है सर डिफरेंस। तीसरा क्या है सर? डिफरेंस। डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट। तो डिफरेंस ऑफ सेट में हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? डिफरेंस ऑफ सेट में हम लोग पढ़ेंगे कि वैसा एलिमेंट जो ए में है और बी में है, लेकिन ए का एलिमेंट जो बी में नहीं है उसको बोलते हैं डिफरेंस ऑफ सेट। वैसा एलिमेंट जो ए का एलिमेंट जो बी में नहीं है उसको बोलते हैं डिफरेंस ऑफ सेट। जैसे कि ए 1 2 3 4 5, बी
2 4 6 ए माइनस बी, ये डिफरेंस ऑफ सेट हो गया ए माइनस बी। तो ए का वैसा एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो ए में 1 है, 3 है और 5 है, तो ये हो गया डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी। तो यहाँ पे बी माइनस ए निकालना है, ये भी तो निकालना है ना सर। तो बी का वैसा एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो बी का कौन सा एलिमेंट है जो ए में नहीं है, 6। बस खत्म। इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा सर? इसका वेन डायग्राम बनेगा यू ए बी, और यहाँ पे ए का वैसा एलिमेंट इसके लिए बता रहे, ए का वैसा एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो ये पूरा पार्ट सिर्फ ये वाला। और इसके लिए सर, इसके लिए भी, इसके लिए यहाँ पे देखिए ए बी यू, बी का वैसा पार्ट जो ए में नहीं है, ये हो गया बी का वेन डायग्राम। तो आई होप कि आपको चीजें यहां तक भी अच्छे से समझ में आई होंगी। और लास्ट जो आपको बचता है वो है आपका सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस तो लाइट कट चुकी है, बट ये आपका छोटा सा बचा हुआ है जो सिमेट्रिक डिफरेंस है। सिमेट्रिक डिफरेंस, इसमें क्या करेंगे सर, ए माइनस सॉरी ए, ये इसमें थोड़ा सा मोटा रहता है, ये साइड थोड़ा सा बोल्ड, ए माइनस बी इज इक्वल टू, सो ए सिमेट्रिसिटी बी इज इक्वल टू ए माइनस बी का यूनियन बी माइनस ए, ये होता है सर। तो मान लीजिए ए में हम ले लेते हैं 1 3 5 7, बी में ले लेते हैं 2 4 6 2 3 4 6 7 1 बी। तो ए यूनियन ए माइनस बी निकालेंगे, ए माइनस बी, तो क्या वो वैसा एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट है बट बी में नहीं है, तो कौन सा एलिमेंट ए में प्रेजेंट है बट बी में नहीं है, तो ये हो गया 5। दूसरा बी माइनस ए, तो वैसा कौन सा एलिमेंट जो बी में प्रेजेंट है बट ए में नहीं है, बी में क्या है 4, तो 4 और 2 और 4, 2 और 4। तो अब क्या करेंगे सर कुछ नहीं, यही चीज यहाँ पे रख देना है। अब यहाँ पे a माइनस बी के लिए, a माइनस बी के लिए यहाँ पे 5, a माइनस बी के लिए 5 और b माइनस ए के लिए, b माइनस ए के लिए आपका 2 और 4। अब यहाँ से यूनियन करेंगे हम लोग, क्या करेंगे सर, यूनियन करेंगे। तो यूनियन मतलब जो दोनों में, दोनों का एलिमेंट बट रेपिटेशन अलाउड नहीं, तो लिखते हैं 2 4 5, ये हो गया। अब इसका सर जो वेन डायग्राम बनेगा वो कैसे बनेगा, तो जिसका जो वेन डायग्राम बनेगा बनाते हैं। ये हो गया एक, ये हो गया बी, ये ए, ये डी, ये यूनियन। अब ए माइनस बी जो एक एलिमेंट है इसको और बी माइनस ए जो सिर्फ बी का एलिमेंट है, मतलब इसको बीच में, इसको नहीं, बीच में इसको नहीं। तो आई होप कि चीजें आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आई होंगी। और लाइट कट जाने के लिए सॉरी। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट। लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट, जितना भी हम लोग बच्चे क्लास 6 7 में अलजेब्रा पढ़ते थे, जो कॉम्यूटेटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, वही सब चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं। और इसे पढ़ने के बाद आप में इतना कैपेबिलिटी आ जाएगा कि आप सेट का कोई भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ क्या होता है सर, जैसे कि आप लोग बचपन में क्लास 8 9 7 में पढ़ेंगे कि एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अलग अलग होता है। एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या था सर, एडिटिव आइडेंटिटी आपका 0 था, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपका 1 था। कैसे सर, कोई भी नंबर को आप 0 से
प्लस करते थे तो वो जीरो वही नंबर आता था। कोई भी नंबर को आप जीरो से जोड़ते थे तो वही नंबर आता था, और कोई भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते थे तो वही नंबर आता था, चाहे यहाँ पे 3, 4 कुछ भी हो, वही सेम नंबर आता था। तो वही आपका एडिटिव आइडेंटिटी हो जाता है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाता है। ठीक उसी तरह यहाँ पे आप आइडेंटिटी पढ़ेंगे। आइडेंटिटी क्या पढ़ेंगे सर कि ए यूनियन 5, ए यूनियन 5, 5 मतलब इम्पटी सेट। इम्पटी मतलब उसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा लेकिन वो एक सेट होगा, सेट होगा क्योंकि वो इम्पटी सेट होगा। ठीक है, ए यूनियन बी ऑलवेज इक्वल टू ए, कहने का मतलब है कि ए यूनियन बी जो भी होगा वो हमेशा ए के बराबर होगा। कैसे सर? ए में आपका 1 2 3 है, दूसरा आपका बी, बी जो है आपका 5 है। ठीक है सर, तो ये दोनों को यूनियन करेंगे, ए यूनियन बी, तो हमेशा तो ए ही आएगा ना, क्योंकि इसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। और हमको यूनियन में क्या होता है कि दोनों सेट में जितने भी एलिमेंट है सबको लिखना है, और उस 5 में कोई एलिमेंट होता ही नहीं, तो वही ना हुआ जो ए में आएगा 1 2 3, तो ये तो ए ही ना हुआ, तो ए यूनियन 5 इज इक्वल टू ए। दूसरा है आपका ए इंटरसेक्शन यू, ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए। अब ये यू क्या है सर? तो यू हमारा यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या होता है सर? यूनिवर्सल सेट होता है वैसा सेट जिसमें से सारे एलिमेंट आ जाते हैं जिसको फर्दर डिस्कस किया जाने वाला है। यूनिवर्सल सेट वैसा सेट को बोलते हैं जिसमें सारे एलिमेंट आते हैं, वो चाहे ए का हो, चाहे बी का हो, चाहे सी का हो, सारे एलिमेंट आएंगे जो फर्दर डिस्कशन होने वाले हैं, तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। देखते हैं, मान लीजिए यू 1 2 3 4 5 6, ठीक, ए आपका हो गया 1 2 3। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन निकालना है, ए इंटरसेक्शन यू। तो इंटरसेक्शन मतलब होता है वैसा एलिमेंट जो दोनों में मौजूद हो, दोनों में प्रेजेंट हो। तो यहाँ 1, यहाँ भी 1 2 2 3 3, तो ये तो ए ही ना होगा सर, तो इसलिए हम लिखे ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज ऑलवेज इक्वल टू ए। तो ये हुआ आपका ये दोनों आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ। अब दूसरा आता है सर कॉम्यूटेटिव लॉ। दूसरा क्या आता है सर? कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ ये सिंपल ऐसा लॉ है जिसमें आप पढ़े होंगे क्लास 7 या 8 में, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, मतलब 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 4, दोनों का आंसर 12 आता है। तो वही चीज़ है कॉम्यूटेटिव लॉ सेट में भी। सेट में हम क्या पढ़ेंगे सर? ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। कैसे सर? देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम इसको उठा लेते हैं यूनियन वाला को, एक यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं सर। 1 2 3 4 5 6 7, ए एक सेट है 2 4 5 6, बी एक सेट है आपका 3 4 5 7, ठीक। अब इसमें और इसमें जो एलिमेंट होगा उसी को तो लिखना है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में 2 है नहीं है, 2 3 3 4 5 6 7, ठीक। अब बी यूनियन ए करो, इसमें भी वही चीज कि दोनों में मिले बट रिपीटेशन ना हो, तो 2 3 4 5 6 7 दोनों हमेशा बराबर होंगे। अब इससे उठा के मत लिख देना क्योंकि ये यूनिवर्सल सेट है, इससे और इससे लिखना है हमको। यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जो सारे एलिमेंट जो ए में और बी में हो वो सारे एलिमेंट को कंसिडर करता है, जो कि फर्दर प्रॉब्लम में डिस्कस होने जा रहे हैं। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। अब बढ़ते आगे, जो हमारा है दूसरा, वो यहाँ पे है आपका ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए, दोनों बराबर होता है सर। कैसे बराबर होता है सर? देखते हैं, ए इज इक्वल टू
2 4 6 7, B इज इक्वल टू 3 5 4, 3 4 5। अब ए इंटरसेक्शन बी, वैसा एलिमेंट जो ए बी दोनों में है, तो कौन सा एलिमेंट, 2 है नहीं है, 3 है नहीं है, 4 है सर 4, ठीक। और कुछ है, बी इंटरसेक्शन ए, इसमें जो मिल रहा है इसमें भी होना चाहिए, तो क्या 3 है 4 है, बस 4 है। तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, दोनों में 4 4 आया, तो ये चीज सही है। ये हुआ आपका कॉम्यूटेटिव लॉ। तीसरा आपका एसोसिएटिव लॉ, जो तीसरा पढ़ने जा रहे हैं वो है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ में क्या पढ़ेंगे सर, एसोसिएटिव लॉ में हम लोग पढ़ेंगे कि ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, बट अभी ब्रैकेट यहाँ होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ब्रैकेट का मतलब हम लोग बोर्ड मास जैसे बचपन में पढ़ते कि बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो यहाँ पे भी पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, बट यहाँ पे बी और सी का यूनियन पहले सॉल्व होगा और यहाँ पे ए और बी का यूनियन पहले सॉल्व होगा, बट उससे कोई फर्क नहीं, दोनों में रिजल्ट आपका सेम आएगा। ये पहला कंडीशन। दूसरा आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये हुआ आपका एसोसिएटिव लॉ। अब चलिए बना के देखते हैं, इसको प्रूव करके देखते हैं। तो जैसे कोई एक यूनिवर्सल सेट मान लेंगे, एक यूनिवर्सल सेट यहाँ पे मानने की जरूरत है, ए एक सेट मान लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, बी आपका मान लेंगे 1 3 5 7, सी मानेंगे 2 4 6, ठीक। अब यहाँ पे हम निकालेंगे ए सॉरी सबसे पहले बी यूनियन सी, बी यूनियन सी में क्या निकालेंगे सर, बी और सी में वैसा एलिमेंट जो दोनों में प्रेजेंट हो बट रिपीटेशन अलाउ नहीं हो, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है सर। दूसरा सर, अब इसको यहाँ पे हम लोग यूनियन डाल देते हैं ए, जो ए में भी हो, ए में भी है, ये हो गया बी यूनियन सी, लेकिन ए में भी हो, तो ए में ये भी तो है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी, ये भी, मतलब ये चीज ए यूनियन बी यूनियन सी आ गया। अब इसको निकालते हैं सर, इसको यहाँ पे निकालते हैं, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी जो ए में है और बी में भी है, 1 है 2 है 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे यूनियन सी ले लेते हैं, तो सी में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट है नहीं है, तो ये सारे एलिमेंट इसमें ऑलरेडी आ रहे हैं, तो इसको भी लिख देते हैं बी यूनियन सी, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ठीक से लिखते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये और ये बराबर आया, तो बराबर आया सर, तो ये क्या एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, बिल्कुल फॉलो करता है सर, क्योंकि दोनों का एलिमेंट मेरा जो है तो सेम 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 दोनों का एलिमेंट सेम है, तो हाँ ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। और दूसरा जो आपका इंटरसेक्शन वाला था वो आप खुद से करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसमें क्या है सर, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसमें क्या है आपका, इसमें आपका है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसको तोड़ेंगे जैसा हम लोग 9 10 में पढ़े थे, एक्स प्लस वाई इंटू कौन सी ए प्लस बी, तो एक बार इसको इससे और एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे, वही चीज इसमें है, एक बार इसको क्या करेंगे सर, ए यूनियन बी
इंटरसेक्शन ए, सॉरी नहीं सही है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये चीज आपको लाना है। तो करते हैं, ए का 1 2 3 4 5 6 7, बी 2 1 2 4 6, सी 2 5 7। अब क्या करेंगे सर, कुछ है सर ट्यूटॉप से काम करेंगे। यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी ले लेते हैं। बी इंटरसेक्शन सी में क्या है सर, बी और सी में जो कॉमन आ रहा है, तो बी इंटरसेक्शन सी में कॉमन क्या आ रहा है सर, 2 आ रहा है, लिखते हैं 2। ठीक, अब बी इंटरसेक्शन सी में 2 आ रहा है, और ए में, ए इसमें और इसमें कॉमन क्या आ रहा है, नहीं सॉरी यूनियन क्या आ रहा है, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो इसमें 1 आ रहा है। इंटरसेक्शन ले रहे हैं मतलब दोनों में प्रेजेंट होना चाहिए। 2 3 4 5 6 7, ये हो गया आपका ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब इसको इस चीज में दिखाना है, तो दिखाते हैं ए यूनियन बी, ए में और बी में दोनों में आना चाहिए, ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों में क्या आएगा सर, ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 6 7 दोनों में आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, ये अब आपका ए यूनियन सी, ए यूनियन सी। इसमें भी वही चीज, ए का सारा एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7। अब इंटरसेक्शन करना है इसका और इसका, इसका और इसका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में प्रेजेंट हो, तो इसका इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, जो दोनों में हो। तो दोनों में, तो दोनों पूरा है सर, दोनों में है, तो लिख देते पूरा 1 2 3 4 5 6 7। तो ये ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, और इसी का तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, तो इसका वैल्यू ये और इसका वैल्यू ये दोनों सेम है, तो हाँ सर बोलेंगे कि दोनों सेम है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, तो बिल्कुल फॉलो करता है। तो ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लास्ट जो आपका बचता है वो आपका बचता है डी मॉर्गन्स लॉ, अब उसको भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। डी मॉर्गन, अब जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट और इस सीरीज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इससे काफ़ी क्वेश्चंस आने की चांसेस है। तो जो टॉपिक है वो है हमारा डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है सर, चलिए देखते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ, अब ये क्या बोलते हैं सर, ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो आपका ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा। ये जो डैश दे रही है, डैश ना, ये कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं इसको। और ए यूनियन सॉरी ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा। ये हुआ आपका डी मॉर्गन्स लॉ। अब इसको हम लोग प्रूव करते हैं, एलएचएस और आरएचएस को बराबर प्रूव करते हैं सर, तो किया जाए। तो सबसे पहले एक हम लोग लेते हैं सर यूनिवर्सल सेट। क्या लेंगे सर, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7। ए ले लेते हैं सर 1 2 5 7। बी ले लेते हैं सर 3 4 3 4 6। अब ए का जो कॉम्प्लीमेंट निकलेगा वो वैसा नंबर निकलेगा, वैसा एलिमेंट निकलेगा जो ए में नहीं है। ये तो यूनिवर्सल क्या हो गया, तो ए और बी का दोनों का एलिमेंट इसमें आता है, तो ए का जो कॉम्प्लीमेंट जो हो गया वो क्या हो गया, ए का सारा एलिमेंट जो बी में, मतलब ए का सारा एलिमेंट को छोड़ के जो एलिमेंट बचेगा वो ए का कॉम्प्लीमेंट में आएगा। जैसे 1
नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा। मतलब ए में जितना एलिमेंट है उसको छोड़ के जितना एलिमेंट बच गया सब आएगा। तो मतलब बी वाला सब एलिमेंट आएगा। 3 4 6 ये हो गया ए का कॉम्प्लीमेंट। बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा सर? वही जो बी में सारा एलिमेंट है उसको छोड़ के बाकी जितना एलिमेंट हो गया वो सारा हो गया। तो 1 2 5 7 तो ये हो गया ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन कराते हैं। तो ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन करेंगे तो कुछ होगा? कुछ नहीं होगा सर। क्यों? क्योंकि ये दोनों नंबर कहीं पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है। मतलब दो इंटरसेक्शन क्या होता है? जो दोनों में मिले। यहाँ पे कोई भी नंबर है जो दोनों में मिल रहा है नहीं, तो ये हमेशा क्या आएगा सर? 5 आएगा। ये हमेशा 5 आएगा। दूसरा बात, ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन। ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन जब करेंगे, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जब करेंगे, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए और बी में जितने एलिमेंट है सबको लिख देंगे। ए और बी में जितने एलिमेंट है सारा एलिमेंट आ जाएंगे। तो कोई ऐसा एलिमेंट है जो ए और बी में हो, ए और बी में हो लेकिन यूनिवर्सल सेट में नहीं हो। मतलब ए और बी में जितने भी एलिमेंट है उसको छोड़ के कोई ऐसा एलिमेंट है जो यू में हो, यूनिवर्सल सेट में हो। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, तो ये भी तो 5 आ जाएगा आपका। हम ये बोले कि ए यूनियन मतलब क्या होता है? जो दोनों में प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, दोनों में जितना भी एलिमेंट है इसको छोड़ के कोई ऐसा एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो आपका यूनिवर्सल सेट में हो। तो नहीं सर, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो आपका यूनिवर्सल में सेट में हो। तो इसलिए हम 5, तो यहाँ ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट भी 5 आया। मतलब ये चीज मेरा सेटिस्फाई हो गया। दूसरा जो था सर, दूसरा क्या था? दूसरा क्या था सर? ए का इंटरसेक्शन बी का यूनियन, ये था। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट। अब फिर से एक यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ए में ले लेते हैं 1 3 5 7। 2 में ले लेते हैं आपको, बी में ले लेते हैं आपका 2 4 6। अब निकाला क्या? ए इंटरसेक्शन बी का, ए इंटरसेक्शन बी का, तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं ना। ए इंटरसेक्शन बी कोई मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो नहीं मिल रहा है दोनों में, तो क्या होगा? 5। अब 5 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे। ये इसमें कुछ मिल रहा है? नहीं, इसका क्या करेंगे? कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये दोनों को छोड़ के कोई ऐसा भी है जो इसमें नहीं है? ये दोनों को छोड़ के कुछ ऐसा भी है जो इसमें नहीं है? ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, इसमें कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो नहीं मिल रहा है तो इसका उल्टा कर देंगे, कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, मतलब सभी मिल रहा है। तो ये क्या चीज आ जाएगा सर? यू आ जाएगा। ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, इसमें कुछ नहीं मिल रहा है। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? जो दोनों में मिले। तो इसमें कोई ऐसा एलिमेंट जो मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो अब इसको उल्टा कर देंगे, कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, तो मतलब क्या होगा? अभी नहीं मिल रहा था, अभी सब लिख देंगे। ये हो गया। दूसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा सर? ये 2 4 6, 2 4 6। बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा सर? 1 3 5 7, 1 3 5 7। अब कोई ऐसा है यहाँ पे जो ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट करे? तो ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट को जब यूनियन करेंगे तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर भी तो यू आ रहा है सर। ये क्या है सर? ये तो यू है। तो दोनों में आपका यू आया, मतलब ये भी कंडीशन आपका सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये था आपका डी मॉर्गन्स लॉ। बस इतना ही आपको पढ़ना था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और ये चारों चीज़, आइडेंटिटी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, डी मॉर्गन्स आप कर लिए अच्छे से। यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस निकालना सीख लिए। तो आप कभी भी
सेट के क्वेश्चन में नहीं फंसेंगे और हम पूरी कोशिश किए कि आपको हर एक छोटा से छोटा चीज़ अच्छे से समझाने का। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें, आपका मन हो तो। धन्यवाद।